मैं कर्मयोगी हमारे मतदाता संघ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मित्रों, हम पिछली भाग में इतिहासों से संबंधित विषय लेके आए थे और इस विषय में हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। मित्रों, भारत के इतिहास पर सोचने विचारने वाले लोगों ने नोट किया है कि भारतीय वाङ्मय में हर विषय पर उत्कृष्ट ग्रंथ है। जैसे हमारे देश में जो अनादिकाल से ज्ञानों की भरमार है, वो क्या क्या है? जैसे गणित, दर्शन, विज्ञान, रसायन, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, ललित शास्त्र, संगीत आदि ज्ञान के हर क्षेत्र में प्राचीन भारत साहित्य मौजूद है। यह दुनिया की सबसे प्राचीन और बौद्धिक रूप से समृद्धि सभ्यता का साहित्य है। मैक्स मुलर ने ठीक ही लिखा था कि जब यूरोप में लोग जंगलों में रहते थे, मित्रों यहाँ पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है जो कि मैक्स मुलर टिप्पणी कर रहा है। और मैक्स मुलर मित्रों क्या कह रहा है कि जब यूरोप में लोग जंगलों में और विकसित पशु समाज से आगे बढ़कर मानवीय समाज का रूप ही ग्रहण करते थे, उस समय भारत में ऐसे गहन साहित्य रचे जाते थे जिनकी मूल्यवत्ता आज भी कम नहीं हुई। महान कवि गेटे ने कालिदास की शकुंतला को विश्व साहित्य की सबसे अनूठी कृति माना था, जिसमें मानव संसार की हर विशेषता घनीभूत है। मित्रों, मैक्स वेबर जैसे राजनीतिक चिंतक के अनुसार विश्व साहित्य में राजनीति और नैतिक के अंत संबंध पर भगवत गीता जैसी अस्मृति कृति कोई नहीं है। मित्रों, निश्चय ही वैसा कालजीय साहित्य रचने वाला समाज में अपने भौतिक संगठन, जीवन, रहन सहन आदि में भी विकसित रहा होगा। भारत तब भी यूरोप से किसी क्षेत्र में पिछड़ा नहीं था जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी और उसने राजनीतिक रूप से अपने पांव पसारने शुरू कर दिए थे। धर्मपाल ने अपने प्रसिद्ध शोध ग्रंथ द ब्यूटीफुल टी, नई दिल्ली विविलिया इम्पैक्स 1983 में प्रमाणिक रूप से दिखाया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पांव जमने तक भी भारत ज्ञान विज्ञान ही नहीं, सामाजिक व्यवस्था, मानवीय संबंध, नागरिक सांस्कृतिक जीवन, शिक्षा, प्रचार और आर्थिक उत्पादन पद्धति प्रौद्योगिकी में भी यूरोप से कहीं 20 पड़ता था। अंग्रेजों ने अपने पांव जमाकर पहले उन सब को तहस नहस किया। मित्रों, हमारी संस्कृति को, हमारी हर व्यवस्था को उजाड़ा, फिर दुनिया भर में यह संगठित प्रचार किया। वे सब तो पिछड़े असभ्य भारत को सभ्य बताने आए थे। मित्रों, यह प्रचार आधुनिक भारतीय पीढ़ियों के बीच, जिनमें कुछ बड़े कर्मठ राष्ट्रवादी चिंतक भी थे, काफी कुछ सफल भी हुआ। हमारे नव प्रबुद्ध वर्ग को अपने समाज के परंपरागत जीवन में
कमियां ही कमियां नजर आने लगी। यहाँ तक कि 19वीं सदी में भारतीय सुशिक्षित लोग भी इस सरलता से विश्वास करते थे कि यूरोप भारत से अतुलनीय रूप से उन्नत है और इसलिए भारत उनसे पराजित हुआ। इस प्रचार के प्रभाव से हमारे बड़े बड़े समाज सुधारक भी कुछ न कुछ प्रभावित हुए। इतिहास का भ्रांत ज्ञान उन्हें व्याप्त किए रहा। यह विशुद्ध रूप से मिथ्या प्रचार भारतवासियों के बीच सफल क्यों हुआ? इसलिए कि भारतवासियों ने प्राचीन से लेकर आज तक कभी अपने समकालीन जीवन उपलब्धियों आदि का विवरण यानी इतिहास लिखकर उसे अगली पीढ़ियों के लिए रिकॉर्ड के रूप में छोड़ने का काम नहीं किया। और यही मित्रों कारण है कि हम अपने उन चीजों को जब हमारे सामने से दूर किया गया झूठा प्रचार, झूठा इतिहास लिख करके, और हमने ध्यान नहीं दिए, यही कारण है। यह उनकी कमी नहीं, विशेषता थी। उसी तरह जैसे हिंदू धर्म में अन्य धर्मावलंबियों का धर्मांतर कराने की प्रतिज्ञा का अभाव इसी की कमी नहीं। मित्रों, ये हमारी जो समकालीन में इतिहासों का लिखकर अगली पीढ़ियों में न देना, यह हमारी कोई कमजोरी नहीं थी, यह हमारी महानता थी। क्योंकि हम ऐसे छोटे छोटे चीजों पे व्यर्थ की ढिंढोरा नहीं पीटा करते थे। हमारे लिए महत्वपूर्ण उच्च ज्ञान, आदर्शवान, जो सबसे श्रेष्ठ संपूर्ण विश्व, संपूर्ण मानव का, वो हमारे ऋषि और मनीषी उस ज्ञान को लिखते थे, न कि ऐसी ऐसी चीजों को, तथ्य के विपरीत और अपने विचारधारा। मैं इससे पहले अपने वीडियो में कह चुका हूं कि विचारधारा, इतिहास, ये दोनों विपरीत दिशा की है। विचारधारा का मतलब हो गया कि आप किसी के ऊपर उसको अपने ढंग से उसको आप थोपेंगे, वो कोई सत्य नहीं हो सकता। तो हमारे मित्रों, ऋषि मनीषियों के लिए इतिहास क्या था? हमारे ऋषि मनीषियों के लिए इतिहास थे श्री रामचंद्र जी के जीवन, श्री कृष्ण महाराज जी के जीवन, ये इतिहास थे। और उनके आदर्श हमारे लिए इतिहास थे। और यही हमारे ऋषि मनीषियों ने लिखे कि वास्तविक में ऐसा ही संपूर्ण मानव जीवन होना चाहिए। ये हमारे इतिहास हैं। मित्रों, ये हमारी कोई कमजोरी नहीं थी और ना ही इसकी कोई कह सके कि ज्ञान नहीं था। हम भी चाहते थे तो हम भी, हमारे ऋषि मुनि भी मनगढ़ंत देश भर के बातें लिख देते, लेकिन नहीं, हमारे ऋषि मुनि ये जानते थे कि मिथ्या टिक नहीं सकता, वो आज नहीं तो किसी न किसी सदी में ध्वस्त होगा। तो मित्रों, जैसे ईसाई मिशनरियों ने हिंदू धर्म की इस विशेषता का फायदा उठाकर अबाध धर्मांतर कराना भी अपना मौलिक अधिकार मान लिया। ईसाइयों ने ये कमजोरी का फायदा मनगढ़ंत
अपने विचारों को प्रचारित करके मन घड़ंत बातों को कह के हिंदू समाज को धर्मांतर कराना शुरू कर दिया। ये ईसाइयों ने फायदा उठा लिया। उसी प्रकार मार्क्सवादी इतिहासकारों ने यह आसान समझा कि वे भारतीय अतीत के बारे में जो चाहे कह सकते हैं, उसे जैसे चाहे दिखा सकते हैं। और यही मित्रों हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे ऋषि में मनुष्यों ने या हमने ऐसा कोई छोटी छोटी बातों को अपनी अगली पीढ़ी के लिए लिख के नहीं दिए। हम आदर्श दिए, हम संपूर्ण मानव के उच्च ज्ञान को दिशा में दिए, न कि छोटी छोटी बातों को हम अपनी अगली पीढ़ियों के लिए दिए। और इसी का फायदा मार्क्सवादी इतिहासकारों ने उठाया है, जो हमें एक गलत तथ्य को दिखाया गया। तो मित्रों, यूरोपीय शोधकार और विद्वान तो कला और पुरातत्व के रास्ते, इतिहास की खोज के और रास्ते खुल जाने पर भारत के बारे में समुचित तथ्य भी लिखने लगे। किंतु दुर्भाग्यवश से भारतीय मार्क्सवादियों ने अपनी मनमानी प्रस्थापनाओं को इत्मीनान से चलाया, चाहे वह हिंदू धर्म के बारे में हो, वर्ण व्यवस्था, जातिगत संबंध, किन्हीं आर्यों के आगमन, देशज विदेशज मामले हो या सामंतवाद और वर्ग संघर्ष की उनकी परिकल्पनाएं। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने भारत का इतिहास जैसे चाहे वैसे लिखने की छूट ले ली। मित्रों, ये मित्रों इतिहासों से संबंधित यही सब कुछ हम चाहते हैं। हम अपने चैनल से, इस माध्यम से, कि हर पॉइंट को हम समाज में बताएं। हम कहना चाहते हैं कि हमारा जो शिक्षा व्यवस्था में जो मार्क्सवादी इतिहासकारों ने जो लिख दिया है, वो सरासर कूड़ा करकट है, उसे उठाकर फेंको। वो हमारे अस्तित्व को खत्म कर रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार इसके ऊपर क्यों नहीं संज्ञान ले रही है। हम चुनाव दर चुनाव हम वोट डालने का क्या मतलब है? जब हमारे अस्तित्व ही नहीं रहेगा, जब हम ही नहीं बचेंगे, तो फिर ये हमारी सरकारें, ये हमारे वोट, ये हमारे लॉलीपॉप, ये हमारे मुद्दे, इन सबों से हमें क्या लाभ है? हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा अस्तित्व चाहिए, हमारी अस्तित्व को रक्षा चाहिए। हमारे देश की इतिहासों का बदला जाए, मिलावटी चीजों का, मिलावटी ग्रंथों का, जितने भी मुगले से ले करके और इन सब ने इतिहासकारों के, जो वामपंथी इतिहासकारों ने जो गंदगी फैलाए हैं, उन सबको कूड़ा की तरह उठा करके बाहर फेंका जाए और जो विरोध करता है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम करता हूं और अगला भाग में मैं पुनः आपके सम्मुख लेके आऊंगा। आपने इस वीडियो को देखे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को जितना से अत्यधिक से हो सके इसका सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय।